नमस्ते सभी साथियों को। नमस्ते जी। आज हम लोग बैठे थे, मैं और वीर सिंह भाई, एक साथी और हैं हमारे युधिष्ठिर जी। गांव में बैठे थे, हम चर्चा कर रहे थे। बात चल गई चर्चा करते करते कि आजकल एक छावा मूवी आ रही है और वो मतलब बहुत ही अच्छी है। वो सच्चाई पे आधारित है। छत्रपति शिवाजी महाराज के वो बेटे थे, संभाजी महाराज। उनको छावा भी बोलते थे। और मूवी में जो देखा मैंने, मतलब सोशल मीडिया पे हम लोगों ने देखा कि लोग के अंदर जोश है, पूरा आक्रोश है, जोश लगा लो उनका, कि जो उन्होंने उनको सच्चाई दिखाई ना, कि संभाजी महाराज के शरीर को जो है, छावा के शरीर को कैसे वो नाखून निकाले जा रहे हैं, उनकी खाल खींची जा रही है मुगलों के द्वारा। उनको बंदी बनाया गया, 40 दिन तक उनको यातनाएं दी गई। और जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पे चला हुआ है ये, कि भाई बड़ा अत्याचार किया मुगलों ने, और ये गलत बात थी। पूरा का पूरा थिएटर जो है, मतलब सम्मान में उनके खड़ा हुआ है, उनको सम्मान देने के लिए, जो आज से पहले नहीं दिया गया मेरे अनुसार भारतीयों की तरफ से। जो उनको सम्मान मिलना चाहिए था, वो हमारी किताबों में नहीं है, हमारे किसी पाठ्य पुस्तक में नहीं है। मतलब ऐसे गायब कर दिए ताकि उनको देख के लोगों के अंदर जोश ना भर पाए। ये मूवी देखने के बाद लोगों के अंदर काफी जोश है। लेकिन इस पर चर्चा ना करते हुए मैं एक मुद्दे पे जो है बात करना चाहेंगे, कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने स्वराज की घोषणा की थी, और उसको लेकर चले थे उनके बेटे संभाजी। स्वराज को आप बिल्कुल बारीकी से समझना, हम लोग उसको थोड़ा डॉट टू डॉट और सच्चाई को मिलाने की कोशिश करेंगे। मतलब मुझे देख के ये लगा, जो लोगों के अंदर जोश है, कि ये दबना नहीं चाहिए। जो स्वराज की बात छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी ने अपनी शहादत दे दी, इतनी बुरी तरह उनको तड़पाया गया, कि वो स्वराज आखिर था क्या, वो स्वराज क्या था, वो समझना चाहिए हमारे देशवासियों को, पूरे देश के हर एक व्यक्ति को, जो जो ये मूवी देख के आए हैं, कि स्वराज क्या था, और क्या वो स्वराज आज आ पाया है, जिसकी बदौलत उन्होंने अपनी शहादतें और जान दी है। तो इस पे बात करना चाहेंगे। स्वराज की बात को आप ऐसे समझिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज थे, वो राजा थे अपने साम्राज्य के, अपने उनकी सेना थी, अपनी प्रजा थी, अपना झंडा था, अपनी मोहर थी, अपनी उनकी करेंसी थी। उस समय में उनकी कोई अपनी आईडी थी, जो उसके राज्य में चला करती थी। और पैरेलल में कौन था, दूसरा राजा, औरंगजेब। औरंगजेब की भी अपनी सेना थी, अपनी मोहर थी, अपना झंडा था। वीर सिंह भाई सेम ऐसे ही था, दो राजा थे वो। बिल्कुल। अगर वो आपस में टकरा रहे थे, औरंगजेब क्या चाह रहा था, कि पूरे भारत पे मेरा कब्जा हो और मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को हरा के यहां पे भी कब्जा कर लूं और पूरे देश पे मेरा झंडा हो। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने ऐसा नहीं होने दिया। उसने पूरे स्वराज की मांग की, कि ये भारत हमारा है, आप मुगल विदेशी हो, यहां आके अपनी सत्ता आप लोगों ने जमा रखी है, बाबर के टाइम से थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की ये बात समझ में आई, उन्होंने स्वराज की घोषणा की, और औरंगजेब को भारत से खदेड़ने की बात उन्होंने की। तो उसमें लगे रहे छत्रपति शिवाजी, चले गए, वो एक अलग मैटर है। फिर उनके बेटे आए, वो भी उसी काम में लगे रहे, और उसके साम्राज्य को खत्म करने के लिए समझ में आता था विदेशी हैं मुगल, वो खत्म होनी चाहिए, उनकी सत्ता, उनका झंडा खत्म होना चाहिए, उनकी मोहर, उनकी स्टैंप, उनका जो भी सिस्टम था वो खत्म होना चाहिए हमारे देश से। ये स्वराज था, यही वो पाना चाहते थे। ऐसे करते करते वीर सिंह भाई, वो संभाजी को भी मुखबरियों ने, जो है गद्दार तो थे, उनको पकड़वा दिया, वो खत्म करवा दिए गए बुरी तरह से। लेकिन स्वराज नहीं आ पाया। बिल्कुल। औरंगजेब की सत्ता बरकरार रही, औरंगजेब भी मारे गए। जब औरंगजेब मारे जा रहे थे, उधर तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में घुस चुकी थी, अंग्रेज भारत में घुस चुके थे। अंग्रेजों ने धीरे 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 धीरे, अब साथियों मेरी बात को आप समझने की कोशिश करना, स्वराज की घोषणा की छत्रपति शिवाजी महाराज ने, उनके बेटे लेके चले। उनकी समझ में आ चुका था कि मुगल है,
हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, इनके मार को यहाँ से भगाओ। वो असल में उनको ये समझ में आया कि वो विदेशी हैं। हाँ, और बिल्कुल। ये हमारे देश पे कब्जा करके बैठे हैं। तो अब मुगलों के बाद भारत पे सत्ता किसकी आई? ईस्ट इंडिया कंपनी की, हम्म, अंग्रेजों की आई। अब उन्होंने लॉ बनाए, कानून बनाए, बना के वही स्वराज की मांग फिर 1857 में हम्म, नाना साहब पेशवा ने रखी बिल्कुल। कि हम अपना स्वराज लेकर रहेंगे। तो वो 1857 की क्रांति हमें पढ़ाया जाता है कि वो सैनिक विद्रोह था, लेकिन वो बात क्या थी वीर सिंह भाई, जो हम अभी बात कर रहे थे कि झंडा और मोहर वो अपनी थी, अपना हम्म, सिक्का था हम्म, छत्रपति महाराज जी का। जी। उसके बाद हमारे जो राजा रहे उस समय में, हाँ। उनका अपना झंडा था, अपनी मोहर थी, अपना सिक्का था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया 1857 में? वो झंडा भारत का, वो सिक्का, वो मोहर खत्म कर दिया, जो पूरा का पूरा। जो राजाओं के राज थे हाँ, उनको मतलब किसी न किसी तरीके से कंपनी के अंडर लेकर के उसको ध्वस्त कर दिया। ध्वस्त कर दिया, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना सिक्का और यूनियन जैक हाँ। वो लगा दिया, और भारत को कई हजार साल तक गुलाम बनाने के लिए फिर से उसी दलदल में मुहिम वही चला दी। वही मुहिम चला दी और उसमें डाल दिया गया। तो नाना साहब पेशवा सभी राजाओं से मिले कि ये बहुत गलत हो रहा है, प्रजा से मिले, किसान मिले, सैनिक मिले, सैनिकों को समझाया, और तब वो स्वराज की घोषणा फिर से शुरू होकर वो उसी स्वराज के कार्य में लगे कि ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसको लेकर रहेंगे। हम्म, तो वहां भी वो दबा दिया गया, अंग्रेजों ने अपने तरीके से मुखबरियां करवाई, और हमारे गद्दार राजा जो उस समय के थे वो मिलके अंग्रेजों के साथ, और भारत का झंडा सिक्का सब कुछ खत्म हो गया। हम्म, यहां तक तो बचा हुआ था, अब अंग्रेजी राज आ गया, जी। उनका झंडा आ गया, उनका सिक्का आ गया। बिल्कुल। अब दौर आ गया बाल गंगाधर तिलक जी का। 1900 नहीं, उससे पहले दादाजी नौरोजी थे। हम्म, उन्होंने स्वराज की घोषणा की थी 1906 में कि हम्म, आप अंग्रेज हो, देश को छोड़ के जाइए, यहां से भागिए, हम्म, और ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये हम लेकर रहेंगे। हम्म, यही स्वराज की बात नानाजी भाई कर रहे हैं, हम्म, और यही स्वराज की बात फिर 1906 में बाल गंगाधर तिलक ने की कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम लेकर रहेंगे। हम्म, उसके बाद फिर आपने देखा, वो किताबों में अब देखने को मिलता है, चंद्रशेखर आजाद, हम्म, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन सभी ने स्वराज की बात की है। साथियों, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये हम लेकर रहेंगे। लेकिन उनकी मुखबरियां करवा के, उनकी जासूसी करवा के उनको निपटाते गए और चलते रहे। उसके बाद फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आए। वही बात जो छत्रपति शिवाजी महाराज कह रहे थे, उनके बेटे कह रहे थे, 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कही कि आप विदेशी हो, यहां से भाग जाइए, और स्वराज हम लेकर रहेंगे। हम्म, और स्वराज लेने के बाबत उन्होंने क्या बड़ा काम किया वीर सिंह भाई? हम्म, अपना झंडा, जी। अपनी मोहर, हम्म, अपना सिक्का, हम्म। अपनी करेंसी, अपनी बैंक, अपनी फौज, वो जो सब। जो एक राष्ट्र की संप्रभुता होती है वो सब चीजें उन्होंने संग्रहित की, मतलब बना लिया। हाँ यही कहना चाहते हैं। जी, बिल्कुल, इन्होंने बना लिया। और यही बात साथियों, कितने साल निकल गए, लगभग में 1600 से शुरू हुए थे छत्रपति शिवाजी महाराज का जो वो दौर था, वो लगभग 1600 के आसपास का है। और अब हम आ गए 1943 में। यही बात नेताजी सुभाष चंद्र बोस कह रहे थे, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और वही मोहर, वही मानक स्टैंडर्ड, वही झंडा, वही स्थापित किया नेताजी सुभाष चंद्र मतलब बोस अगर जी ने। इसको कैलकुलेशन करें समय को लेकर के तो लगभग लगभग 350 साल की बात कह सकते हैं हम। हाँ बिल्कुल। 1600 से लेकर के 1943 में अगर 350 साल हो गए ना, हाँ है ना? तो 350 साल में यही दौर चलता रहा कि स्वराज कैसे मिलेगा और स्वराज कैसे लाना है। वो अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने आकर के हाँ बयान किया और बताया, लोगों को जागरूक किया। हाँ, आवाज। और जिसने स्वराज की बात की वो दबा दिए गए, हम्म, कुचले गए, उनको खत्म कर दिया गया किसी भी तरीके से। अब 15 अगस्त 1947 में हम बात करते हैं कि ये जिसको आजादी कहते हैं, हम्म, मतलब ये कौन सा स्वराज था फिर? ये बात आप बिल्कुल साथियों, जो साथी लाइव वीडियो देख रहे हैं, जो मूवी देख कर आए हैं, जिनके अंदर जोश है कि भारत को लूटा है, भारत को बर्बाद किया गया है,
हमारा झंडा कौन सा था, क्या हमारा मानक स्टैंडर्ड था रुपए का, और क्या हमारी मोहर थी जब हम आजाद हुए, हमारी स्टैंप कौन सी है, हमारी मोहर कौन सी है, और क्या हमारा स्वराज, क्या ये हमारे अधिकार हैं, क्या ये उसी स्वराज की बात हो रही है। क्या स्वराज हमें मिला 1947 में? साथियों, नहीं मिला। पावर ऑफ ट्रांसफर एग्रीमेंट हुआ, अंग्रेजों ने बैठकर समझौता किया हमारे कुछ नेताओं के साथ कि ये जितने कानून हमने बनाए हैं और जो भी ये सिस्टम चला हुआ है आप इसको चलाइए, स्वराज की बात मत कीजिए। जिसने भी स्वराज की बात की 1906 से लेकर, दादाजी नौरोजी से लेकर, बिल्कुल नई ही बात कहेंगे हम 19वीं सदी की। छत्रपति शिवाजी महाराज को समझने में आपको बहुत चिंतन और विचार करना पड़ेगा, वो चीजें खोजनी पड़ेंगी। खोजनी पड़ेंगी आप लोगों को। मूवी देख के जोश में मत आइएगा। मुगल विदेशी थे, अंग्रेज विदेशी थे, और बिल्कुल। अंग्रेज उनको मार के भगाने का उद्देश्य यही था हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का, सांबा जी का, कि ये विदेशी हैं, भागने चाहिए, अंग्रेज विदेशी हैं, भागने चाहिए। लेकिन सारे कानून, सारे लॉ तो अंग्रेजों के रख लिए हम लोगों ने। तो इसमें स्वराज की बात रही ही नहीं। पावर ऑफ ट्रांसफर एग्रीमेंट हुआ कि अंग्रेज सत्ता देकर गए, यही कानून चलेंगे, यही नियम चलेंगे, इसमें कोई फेर बदलाव नहीं कर सकते आप लोग। संविधान की ऐसी ऐसी धाराएं हैं, 395 एक है, और 395 और भी काफी धाराएं हैं जिसको भारतीय संविधान और सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज नहीं कर सकता, उसको छेड़ भी नहीं सकता। और 1947 के बाद श्री राजीव दीक्षित जी आए, उन्होंने गांव गांव, शहर शहर, गली गली जाकर बोला कि जो ये पावर ऑफ ट्रांसफर एग्रीमेंट 1947 को आप आजादी समझ रहे हो, ये आजादी नहीं है, ये धोखा है। ये धोखा हुआ है देश के लोगों के साथ। आप स्वराज की बात कीजिए, अपने सिद्धांत की बात कीजिए, और अपने हितों की बात कीजिए, उस भारत की बात कीजिए जब 1835 के समय में अंग्रेजों ने एक रिसर्च कराई थी कि भारत कहाँ है, विदेशों में, व्यापार में, तकनीकी में, संस्कृति में, शिक्षा में। वो पूरे के पूरे आंकड़े श्री राजीव दीक्षित जी ने बताए हैं। स्वराज की बात श्री राजीव दीक्षित जी ने की थी कि भारत में स्वराज आना चाहिए। बिल्कुल सनी भाई। लेकिन स्वराज की बात अगर आपने ध्यान से सुना हो, जिसने भी स्वराज की बात की उसको निपटा दिया गया 2010 में राजीव दीक्षित जी की। बिल्कुल बिल्कुल। दुर्भाग्यपूर्ण और मतलब समझ में नहीं आया कि किस तरीके से उनकी मृत्यु हो जाती है। एक हाँ चीज जी। निकल करके आई है सोनी भाई इसमें, हम कहते हैं कि स्वराज है ना, तो इसको मतलब थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करते हैं। स्वराज मतलब इसको संधि विच्छेद करके देखते हैं, जैसे भाई राजीव दीक्षित किया करते थे कि स्वराज मतलब स्व मैंने अपना और राज मैंने मतलब तंत्र, हाँ, है ना, इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये जो स्वराज था, ये कौन सा स्वराज, किसका, आपका स्वराज, गांव का स्वराज, देश का स्वराज, कौन से स्वराज की बात हो रही है यहाँ पे? जो जंगल आधारित व्यवस्था है उस स्वराज की बात हो रही है या कुछ और? वो थोड़ा सा बताएंगे मुझे। स्वराज भाई अपना खुद का समय आपने बोल दिया है। हाँ। मतलब हम गांव के हैं, जी। हमारा गांव किस तरीके से हाँ। वहां पे लोग रहेंगे, जी। वहां की क्या व्यवस्था है, हम्म। वो मान लो जैसे हमारे गांव की जमीन है, भूमि है, हम्म। ग्रामीण भूमि है हमारी, हम्म। उसमें क्या फसल उगेगी, किस तरीके से गांव के लोग उसमें बैठ के आपस में उसको कर पाएंगे, और कैसे उसमें गुजर बसर अपना करेंगे आपस में मिल बांट के, जैसे बार्टर सिस्टम कहते हैं। जैसे एक एक उदाहरण से समझिए, हमारे गांव में दर्जी है, हम्म। अगर हम उस पे कपड़े सिलवा रहे हैं हम्म। तो मैं अपने गांव के किसी व्यक्ति को मजबूत कर रहा हूं। जी। ये समय का बनाया हुआ राज, इसको मतलब राज हो गया, ये हमारा समय का राज बनाया हुआ। मेरे गांव में नाई है, मैं अपने गांव के नाई पे बाल कटवाता हूं, तो मेरे गांव का व्यक्ति मजबूत हो रहा है। उस ये समय का राज था। मैं धोबी पे काम करा रहा हूं, मेरे किसान है, मैं किसान से
फसल ले रहा हूँ, और भी जितने भी उद्योग धंधे मजदूरी रहे। कर रहा है, बुनकर अपना काम कर रहा है, बुनकर अपना काम कर रहा है, तेली अपना काम कर हाँ, रहा है, और वो सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है वो स्वराज में आता है। वो अपने आप कर रहे हैं। और ये जो है मतलब पर्यावरण के हिसाब से वहाँ के जो वातावरण के हिसाब से है कि जैसे हमने भी सुना है, आपने भी सुना होगा युधिष्ठिर भाई, कि कोस कोस पे पानी बदले, तीन कोस पे वाणी। तो ऐसे ही वहाँ का वातावरण भी बदलता है कि यहाँ अगर मान लीजिए कि खराजपुर का वातावरण कुछ और है, तो तीन कोस जा करके वहाँ पे भाषा भी बदल जाएगी और पानी भी बदल जाएगा, हम्म। है ना। तो वहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो वहाँ के हिसाब से होगा, उसी को स्वराज कहा गया है। जी बिल्कुल। ठीक है ना। यही इसी स्वराज की बात हो रही है कि भाई मैं अपने गांव को मजबूत करूंगा, वो एक व्यवस्था है। हम्म। मतलब ऐसी व्यवस्था कि जैसे लकड़ी का काम करने वाला है, जी। वो लकड़ी का काम करेगा, जो उसके पास उसका डस्ट बचा, हम्म। वो किसी दूसरे मेरे गांव का जो काम कर रहा है, आप लोहार लगा लो, हम्म। वो उसका रॉ मटेरियल बन जाएगा। उसको हम्म। भट्टी चलानी है, तो वो उसका लकड़ी का जो उसका वेस्ट वो मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल वो उसका उसका रॉ मटेरियल बन बन गया। जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ये गांव आधारित स्वराज की पूरी व्यवस्था थी देश में। हम्म। और इसीलिए ये देश विश्व गुरु था। ये देश सोने का महासागर था। विदेशी इसको सोने की चिड़िया कहा करते थे। और इसी स्वराज की बात छत्रपति महाराज जी ने की है। जी। इसी स्वराज की बात छावा जी ने की है। इसी स्वराज की बात दादाजी नौरोजी ने की है 1906 में। इसी स्वराज की बात 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने की है। इसी स्वराज की बात 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। स्वराज की बात जो अभी 23 मार्च को अपना शहीदी दिवस आने वाला है राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह जी का, उन्होंने भी यही मतलब पैटर्न चलाया था कि उ, हमें स्वराज चाहिए। उन्होंने भी स्वराज की बात की थी। 1943 में आप बता रहे हो कि सुभाष चंद्र बोस जी आए। हाँ, उन्होंने स्वराज की बात की। और 1947 के बाद श्री राजीव दीक्षित जी ने वो स्वराज की बात करते थे कि मैं भारत को भारतीयता के मान्यताओं के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हुआ हूँ। हम्म। मान्यताएं वही तो मान्यताएं जो भारत में थी, जिस हिसाब से भारत चला करता था। जिस भारत को एक दूसरे के मतलब समक्ष में माना जाए कि हाँ ये मेरा भाई है, हाँ। ये मेरा गांव है, उसको मान लिया करते थे। अभी तो क्या है, जो आज का दौर है, मैं थोड़ी सी बीच में आज के दौर की चर्चा करना चाहूंगा कि हम क्या करते हैं। मान लीजिए कि हम लोग कहीं पे गए, वहां पर गए और हमें लगा कि ये यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। मान लीजिए कि छोटी सी बात ले लेते हैं कि वहां पे कचरा है, तो हमें लगता है कि ये कचरा है, ये कौन सा मेरी जगह है, छोड़ो इसको, उसको हमने अपना माना नहीं। तो ये पुराने समय में जो अपना था, मतलब उसको हम अपना मानते थे। जी। हाँ जी, आगे बताओ। तो यही स्वराज की बात श्री राजीव दीक्षित जी ने की है। छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर जितने भी क्रांतिकारी आए हैं। और मैं उन साथियों से अब आग्रह करना चाहूंगा जो छावा मूवी देखने गए हैं और मुगल विदेशी जो आए थे उनके प्रति आज आवाज उठा रहे हैं कि भाई हमारा स्वराज आज है कहाँ। एक चीज और समझ में आती है सोनी भाई। जैसे पहला पेपल बुल जारी हुआ था मेरे ख्याल 1400 के आसपास शायद हुआ था, जहां तक मुझे थोड़ा थोड़ा एक ध्यान में। 1003। 1003 में पहला हुआ था और दूसरा 1400 में हुआ था। 1400। तो पहला जो पेपल बुल जारी हुआ था, इसका मतलब जो ये अंग्रेजी सरकारें आई, जो अंग्रेजी कंपनी आई सरकारों के रूप में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी पहले यहाँ पे भारत में जिसने अपने पांव पसारे थे, वो आई। इसका मतलब ये जानते थे कि अगर हम उनको मुगलों को यहाँ भेजेंगे, वो भेजे भी तो जा सकते हैं, कहने का मतलब मेरा ये है कि उनको भेजेंगे। इतनी ताकतवर तो अंग्रेज थे नहीं कि वो किसी भारतीय से फाइट कर सके, लड़ाई लड़ सके। तो उन्होंने, उनको लगा कि ये मुगल शायद थोड़ा सा इनके साथ टक्कर ले सकते हैं, तो उन्होंने उनके द्वारा, मतलब इनका तो शुरू से ही है ना, फूट डालो राज करो। तो उन्होंने आपस में भिड़वाया हमें, और हमारे बीच में ये भ्रांतियां फैला दी गई हो शायद कि ये बाहर से आए हैं और ये तुमको मारना काटना चाहते हैं। वो बहुत सारी चीजें हुई भी जो। बिल्कुल ठीक है। ये बिल्कुल ये आगे की और समझने की बात है। मतलब सारी की सारी प्लानिंग 1003 से चल रही है। और आप अगर इतिहास को देखना भी चाहोगे तो तब से ही हम्म। विदेशी हमले होने शुरू हुए भारत पे। बिल्कुल। आप सही कह रहे हो, ये ऐसा ही हुआ है, लेकिन बहुत गहरी
समझ के साथ इसको समझना पड़ेगा। लेकिन आज बड़े के मतलब समय साफ में उसके आज के समय में उसके साक्ष्य नहीं मिल सकते, हाँ उसके प्रमाण नहीं मिल सकते। हाँ इसी वजह से उसे हम मतलब कि रूप से नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे पास दिखाने के लिए नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि वो ये ना, अगर हम इसको देखें तो बड़े खूबसूरती तरीके से इसको हाँ ला करके इसमें डाला गया जी बिल्कुल। हम लोगों के बीच में। हम इस चर्चा को अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि इस पे भी काफी समय लगता है समझाने के लिए। और इस समय जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो ये चल रही है ना आज की सरकारें जिसको बोलते हैं, काम तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के कर रही हैं। हाँ, कंपनी की सरकारें रूल उन्हीं के फॉलो कर रही हैं। बिल्कुल 5 साल के लिए देश को ठेके पे कोई सी सरकार ले लेती है, 5 साल के ठेके पे कोई सरकार ले लेती है। लेकिन मालिक कौन है भाई? स्वराज की बात कौन करेगा? जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुहिम छेड़ी थी, उनके बेटे उस काम में लगे रहे और अन्य क्रांतिकारी लगे रहे, राजीव दीक्षित जी तक। तो उस स्वराज को कौन लेके आएगा? हमारा स्वराज, हमारा सवे का अपने खुद द्वारा बनाया हुआ तंत्र कब बनेगा? स्वतंत्र हम स्वतंत्र कब होंगे? क्योंकि लो देख लो आप, ये लो के जो कानून है, इंडियन पिनल कोड 1870 के आसपास अंग्रेजों ने बनाया था। मतलब हमारी न्याय व्यवस्था कब बनेगी? मतलब आप अभी कितने ही उदाहरण ले लीजिए। मान लो गांव में पंचायत में रोले निमट जाया करते थे, अब क्यों नहीं निमटते? क्योंकि गद्दार सरपंच बनने लग गए हैं। और अगर किसी सरपंच ने, सरपंच के भाई ने कहीं चोरी की है, किसी चकारी में फंस गया, किसी के साथ नाम आ गया, तो वो उसका फेवर ले लेता है, वो उसकी मदद करता है, उसको बचा लेता है। इसीलिए पंचायतों से भरोसा उठ गया है, नहीं लगा। न्याय कहीं है ही नहीं। अगर हम इसी बात को लेकर हम कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट भी पैसे का खेल है, क्योंकि जिसके पास पैसा होगा तो कोर्ट उसी की सुनेगी। आप देख लो आपके आसपास जितने भी केस चल रहे हैं। और उस समय में अंग्रेजों का बोलबाला था, अंग्रेजों की सरकार थी, तो ये अपने हिसाब से इन्होंने कानून बनाए और अपने हिसाब से उनका इस्तेमाल करते थे। ये तो चले गए, उन्हीं के कानून चले हुए हैं। तो साथियों, छावा ने जो स्वराज की बात की थी, वो स्वराज आया नहीं है। आप इस वहम में मत रहिए। मैं पूरे दावे और चैलेंज के साथ आप लोगों को यह बात कह रहा हूं कि भारत में स्वराज आया नहीं है। हम आज भी विदेशी ताकतों के गुलाम हैं, और कोई अन्य पार्टी का गुलाम, कोई अन्य पार्टी का गुलाम, कोई किसी का गुलाम, कोई किसी का गुलाम, लेकिन वो सब पार्टियां एक के गुलाम। और वो सभी पार्टियां एक के गुलाम। लेकिन अपने गांव की बात कौन करेगा? अपने गांव के विकास के बारे में कौन सोचेगा? आप एक व्यक्ति का नाम मुझे बता दीजिए जो एसएचओ है, तहसीलदार है, कानूगो है, पटवारी है, या देश का प्रधानमंत्री है, अपने गांव के लिए उसने क्या किया? अपनी उस मिट्टी के लिए, उस मातृभूमि के लिए क्या किया जहां पे उसका जन्म हुआ है? जितने भी बड़े बड़े एमपी एमएलए मंत्री बने हुए हैं ना, जाके देखिए उनके गांव में कितना उन्होंने क्या किया है गांव में एकता बनाने के लिए। बड़े बड़े मंचों से भारत की एकता की बात करते हैं, लेकिन गांव में कितनी एकता बना चुके हैं? मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, कोई भी एमपी एमएलए अपने गांव से सरपंच बन के दिखाए, तब पता लगेगा उसकी पावर का। ये तो तो साथियों, यही कहने का भाव था कि स्वराज आया नहीं है। आप इस स्वराज को समझिए, सोचिए और उस काम में लग जाइए। ऐसे ही किसी के बहकावे में मत आइए। छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी ने जो शहादत दी है ना, आप सोच के देखो, मूवी में देखा है आप लोगों ने कैसे नाखून उनके नोचे हैं। वो विदेशी थे भाई, अगर अपने लोग होते तो ऐसा ना करते, लड़ाई ही ना होती। और लेकिन आप लोग आज भी लड़ रहे हो आपस में। तो वीर सिंह भाई कुछ कहना इसमें चाहते मैं हैं? एक चीज कहना चाहता था। आप कह रहे थे ना कि ये लोग करते क्या हैं। ये तो फरमान जारी, मतलब फरमान को अंधाधुंध मान लेते हैं। जो आप कह रहे थे कि वो पंचायती जो सिस्टम था वो कहाँ है, अभी तो वो कंपनी का सिस्टम चल रहा है। ऊपर से कोई फरमान आता है, वो उसको पूछते हैं कि तेरे को किसने बोला? जी हमें तो ऊपर से आदेश आया है। उसको पूछो, वो कहते ऊपर से। ये ऊपर कौन है? हाँ ये भी तो बड़ी समझने की बात है ना, कि बिल्कुल। वो, अगर आप इवन के आप किसी भी बड़े अधिकारी से पूछ लो, वो कहेगा कि ऊपर से आदेश आया है।
और जो ये मतलब अभी फिर वो बात आ जाएगी, जो ये बीमारियां चली हुई हैं बेवकूफ बनाने के लिए, लोगों को डिपॉपुलेशन करने के लिए, जो उनको पूछते हैं कि तुम्हारे पास कोई लिखतम में कुछ है, लिखतम में कुछ है ही नहीं, जी बस बिल्कुल। ऊपर से फरमान है, ऊपर से आ गया तो वो अंधाधुंध मानना शुरू कर दिया बस। हाँ यही इन अंग्रेज कंपनी की सरकारों ने सिखाया है, और यही कंपनी का स्ट्रक्चर शायद होता है। तो इसी के लिए आज हम अलविदा लेते हैं, तब तक के लिए वंदे मातरम, धन्यवाद, राम राम। राम।